देखिए हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अगले लेक्चर में हैं और इसमें पहले कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे कंसंट्रेशन और जो बच्चे हैं बाकी को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको इनिशियल सोल्यूशन दे रखा है कैपिटल ए और इस सोल्यूशन में ये दे रखा है कि ये 0.2 मोलर है और 20 मिलीलीटर सोल्यूशन है। इसको हमने डाइल्यूट किया पानी मिला के, डाइल्यूशन पानी ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम, उसकी मोलरिटी हो गई 0.4 मोलर। तो आपने कितना पानी ऐड किया ये आपको बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इधर है, ठीक है ना, HCl सोल्यूशन दे रखा है, उसकी डेंसिटी इतनी, इसकी मोलरिटी बतानी है और कुछ भी नहीं दे रखा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, कितना मिलीलीटर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बताना है, 80% ये हो जाए। तो तीनों क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करूंगा ही, ठीक है ना। चलिए अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले देखो ये वाला केस हमने पढ़ा था, ये कौन सा केस है, वाटर एडिशन वाला केस है। और वाटर एडिशन में आप अगर याद हो तो आप कैसे लगाते थे, डाइल्यूशन वाला केस मान लेता हूं मैं, ठीक ना, इसका वॉल्यूम मान लेता हूं, ठीक ना, से इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है V2 मिलीलीटर ऐसे मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम कितना है V2 मिलीलीटर हमने मान लिया, याद रखो। तो अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि डाइल्यूशन लॉ क्या कहता था, डाइल्यूशन लॉ आपको ये बोलता था कि M1 V1 इक्वल टू क्या होता है, देखो M2 V2। अब देखना M1 की वैल्यू कितनी है 0.2 मोलर, V1 कितना है 20 मिलीलीटर। मान लो ये वॉल्यूम अपने को मिलीलीटर में आंसर बताना है, ठीक है ना। तो 20 मिलीलीटर इक्वल टू M2 कितना है 0.4, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया देखो V2। अब खूब अच्छे जरा ध्यान से देखो, तो V2 में एक्चुअली में क्या है, V1 है, यानी जितना वॉल्यूम इसका है, ठीक ना, और प्लस कितना पानी ऐड किया हूं, यही ना V2 की वैल्यू है। और V1 की वैल्यू तुम्हारे पास पता है कितना मिलीलीटर है, 20 मिलीलीटर। तो जो V2 है, ठीक ना, ये देखो ध्यान से, V2 तुम्हारा कितना हो गया, V2 यहां से सॉल्व कर लो, V2 कितना हो गया 20 प्लस वॉल्यूम H2O। अब हम क्या करते हैं, ये जो V2 वाली वैल्यू है यहाँ ले जाके पुट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पुट कर दोगे और V2 के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया प्रोसेस से, ठीक ना, ये हो गया तुम्हारा टाइप 1। और अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक ना, टाइप 2, अगर देखो वाटर एडिशन वाला फार्मूला याद है तो आपको बताया था मैंने, वॉल्यूम H2O कैसे निकालते हैं, बोलो V1 और क्या था, बोलो किससे किससे डिवाइड करते थे, याद करो क्या था, M1 डिवाइडेड बाई M2, यही ना आया था फार्मूला, याद करो M1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस कितना हो गया 1। तो अगर ये फार्मूला याद है तो तुरंत आंसर आ गया। तो V1 कितना है देखो 20 मिलीलीटर, M1 कितना है 0.2, M2 कितना है 0.4 माइनस 1, सॉल्व कर लो, देखो 20, ये कितना हो गया 2/4, यानी ये कितना हो गया 2 माइनस 4, ठीक ना। इसमें थोड़ा ऐसा, इसको डिफरेंस, निगेटिव में मोलरिटी नहीं होती ना, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ देखे तो निगेटिव में नहीं बल्कि डिफरेंस ले लेना और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो गया 20 और ये क्या हो गया देखो 2/4 और ये कैंसिल होकर कितना हो गया 2, ये कितना हो गया देखो 10, यानी 10 मिलीलीटर तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपका, अच्छा ऐसे डेटा देगा कि यहाँ वाला वॉल्यूम तुम्हारा मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कम ही रहता है, ये समझ में जैसे लिख दिया नॉर्मली तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिफरेंस ही हमेशा लेना रहेगा, निगेटिव में मोलरिटी नहीं होती है। बात क्लियर हो गई ना। चलिए ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखें ध्यान से सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम बोलो, ठीक है ना, अच्छे से सॉल्व करो, आंसर अगर आया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है, मैं आपको आंसर बता देता हूं, एक बार पहले आप आंसर मैच कर लीजिए। अगर मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूं। इसमें जो आंसर आएगा इसकी मोलरिटी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना, 100 डिवाइडेड बाई 36.5, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट आंसर मेरे पास भी नहीं है, 100 डिवाइडेड बाई 36.5 ये आपकी मोलरिटी आ जाएगी। तो मतलब इसको एक कैलकुलेट करके लिख दीजिए कितना हो जाएगा, और अच्छे से अगर ये सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये कैसे सॉल्व किया जाए इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से देखो, क्वेश्चन में सिर्फ डेंसिटी दे रखा है, तुमको क्या करें इससे, क्या करें, तो आप उससे डरिए नहीं, देखिए ध्यान से, क्या है आपको डेंसिटी दे रखा है और डेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है, याद करिए क्या था फार्मूला, माता वैष्णो देवी, मास बराबर क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी निकालोगे तो मास डिवाइडेड बाय क्या हो गया वॉल्यूम, ध्यान से देखते रहना। जो डेंसिटी दे रखी है वो कितना दे रखा है देखो 0.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ध्यान से देखो यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं बोलूंगा मास कितना है, तो मास ऑफ सोल्यूट, अब HCl सोल्यूशन है तो सोल्यूट
तुम्हारा HCl ही है। मास ऑफ सोल्यूट यानी किसका मास देखो HCl का कितना ग्राम है 0.1 ग्राम है। कोई समस्या? भाई डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 0.1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मतलब इतना ग्राम HCl एक मतलब आपका जो है एक्वस में डिसॉल्व होके मान लो पानी में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बना रहा है और उसकी डेंसिटी तुम्हारी कितनी होगी 0.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 0.1 ग्राम हो गया आपका सोल्यूट का मास। और वॉल्यूम देखो अगर ध्यान से तो जो वॉल्यूम सोल्यूशन है वो भी तो तुम्हें दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है भाई 1 मिलीलीटर दे रखा है। यहाँ से मैंने ये लिख लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए मोलरिटी, तुम्हें क्या चाहिए मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है याद करो, मोल सोल्यूट सोल्यूशन का वॉल्यूम है ना। हमें क्या चाहिए देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में चाहिए अपने को देखो लीटर में चाहिए। तो मोल सोल्यूट अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो मोल सोल्यूट क्या हो गया देखो 0.1 और डिवाइडेड बाई है ना मोलर मास सोल्यूट कितना हो जाएगा देखो 36.5 और पूरे का डिवीजन सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए अपने को। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है याद करो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना लीटर होता है 1 लीटर, ठीक है ना। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना लीटर हो जाएगा याद करिए, तो कितना हो जाएगा बोलो 10⁻³ लीटर। हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ लाके रख देते हैं। तो यहाँ जब इसको लाके रखेंगे तो यहाँ से देखो वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, सोल्यूशन लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो मोल इतना आ गया। अब तुम्हें पता है 1000 मिलीलीटर इक्वल 1 लीटर है ना, तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू इतना। अब यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में यहाँ कितना रख दिया मैंने देखो 10⁻³ अब इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो अब देखो ध्यान से क्या हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा देखो 36.5 और फिर देखो ध्यान से 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10 पावर कितना हो गया +3। अब 10 पावर +3 कितना होता है 1000, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 36.5 मोलर, है ना। अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये मतलब फिर से समझ लो, आप डरिए नहीं, डेंसिटी दे रखा है तो मतलब क्या है अपने को सोल्यूट का वेट दे रखा है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है तो समस्या खत्म है अपने पास। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रहे तो आराम से मोलरिटी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, एक चाहो तो मैं जनरल फार्मूला लिख दूं तुम्हें और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। एक जनरल फार्मूला लिख दूं तो अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि अगर तुम्हें डेंसिटी दे रखे, डेंसिटी गिवन हो और आपसे मोलरिटी पूछे तो एकदम आसान सा फार्मूला देखो ध्यान से, भी वही फार्मूला अगर इक्वेट कर लो तो यही आएगा। क्या था देखो, जो भी तुम्हें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दे है ना, सॉल्यूशन की डेंसिटी किस में होनी चाहिए ग्राम पर मिलीलीटर में, इसको देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और पूरे का डिवीजन अगर ध्यान से देखो तो आपने अभी देखो किससे डिवाइड किया था मॉलिक्यूलर वेट, और वो किसका वेट था देखो सोल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट कितना किसका था सोल्यूट का, और इनटू देखो क्या था वॉल्यूम किसका देखो सोल्यूशन का, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में है मिलीलीटर में। और अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं लीटर में है तो अपने को ये 1000 जो है इससे फिर तुम्हारा ठीक ना सोल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर में, मिलीलीटर को कन्वर्ट कर दिया आपने, सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में है देखो लीटर में, ठीक है ना। और ये अच्छे से दिमाग में रखते रहिएगा, देखो फार्मूला आपको याद रहेगा। तो अगर आपको ठीक है डेंसिटी दिया रहे और डेंसिटी देने के बाद डायरेक्ट आपसे पूछे बताइए जरा मोलरिटी क्या होगी, तो डेंसिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा फार्मूला है, इसको भी आप अच्छे से दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है ना। थर्ड प्रॉब्लम का पहले मैं आंसर बोल देता हूं, बहुत सारे लोग सॉल्व किए होंगे। तो थर्ड प्रॉब्लम में जो आंसर है वो आएगा 75 मिलीलीटर। अगर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मैच कर रहा है तो जरा ध्यान से देखिए, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट शुड बी एडेड इन 300 मिलीलीटर ऑफ H2O टू ऑब्टेन सॉल्यूशन 80% बाय वॉल्यूम। ध्यान से देखना, 80% वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, 80% वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान में रखते रहना। तो कितना मिलीलीटर, ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास 300 मिलीलीटर H2O है, ध्यान से देखो इधर, ये क्या है तुम्हारे पास देखो, ये है तुम्हारे पास 300 मिलीलीटर H2O सॉल्यूशन है। 300 मिलीलीटर किसका सॉल्यूशन है देखो H2O का सॉल्यूशन है, वाटर का। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम H2O देखो हमने क्या किया ऐड कर दिया, वॉल्यूम H2O क्या हो गया देखो ऐड कर
अब जब वाटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो वाटर का कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया, ये आपको दे रखा है कितना मिलीलीटर, तो कितना मिलीलीटर ऐड कर दूं मैं, ये जो सोल्यूशन बने इस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन आपका हो जाए 80%, ठीक ना, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छे से याद रख लेना, ये दे रखा है 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो अब अपनी समस्या हो गई है खत्म, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। और आपको बताना है कितने मिलीलीटर है, तो आंसर वही आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इतना हो गया, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, है ना, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, देखो 80, है ना, और वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूट जो है आपका सोल्यूट हो गया वो क्या हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, बोलो भाई 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20, ठीक है ना भाई, 80% बाई सॉल्वेंट दे रखा है, तो जो तुम्हारा सॉल्वेंट था उसका वॉल्यूम कितना हो गया 80, मतलब मिलीलीटर है तो भी आप मानिए, और वॉल्यूम सॉल्यूट कितना हो गया तुम्हारा 20, सब तो कट ही जाना है। अब हमें क्या करना है कि आपको बताना है कि बताइए जरा इसमें कितना पानी ऐड कर दूं मैं कि आपका ये कंसंट्रेशन अपने को मिल जाए। तो अब देखना ध्यान से, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला लिख दिया जाए, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप देखो तो क्या होता है, वॉल्यूम सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है, बोलो वॉल्यूम सोल्यूशन, और इनटू क्या होता है, देखो 100, यही ना होता है, इसके भाई ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा इक्वेट कर देते हैं, तो वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूट अगर आप लिखो तो अब देखना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना परसेंटेज, भाई 80% ये है, तो ऑब्वियस सी बात है 20% ये हो जाएगा, यानी इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ क्या है तुम्हारा, देखो सोल्यूट है, कोई समस्या नहीं। अब देखो ये सोल्यूट का परसेंटेज हो गया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ये कितना हो गया देखो 20, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है ना, तो हमें ये वाला देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो था, ठीक है ना, वो हमें पता चल गया भाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मान लेते हैं जो हमने ऐड किया वो 20 मिलीलीटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो गया देखो V डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। अब देखना टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना हो गया 300, तो देखो पहले से था और फिर से आपने V ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो V बाई V इंटू क्या हो गया, इधर से देखो 100। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से जब सॉल्व कर लेंगे तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 मिलीलीटर। अपने आप में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। देखो 80% बाई वॉल्यूम दे रखा है, तो मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना हो गया, तो सोल्यूट का वॉल्यूम कितना हो गया 20, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो गया 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फार्मूला लिख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, कितना आ गया आंसर 75 मिलीलीटर। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका मोलरिटी, और अभी एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं तो और चीजें मोलरिटी के बारे में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं आपसे पूछूंगी, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे देखते हैं हम लोग, देखना हाउ मेनी लीटर, अच्छे से याद रखिए, हाउ मेनी लीटर 2 molar H2SO4 is required, how many liters 2 molar H2SO4 is required for, अच्छे से याद रखो, for complete neutralization with, ठीक है ना, बोलिए 2 molar 4 molar लेता हूं मैं, 4 molar 4 लीटर NaOH सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन देखो आपको अभी बताया था मैंने पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में न्यूट्रलाइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बस जल्दी में मत करिएगा। अब देखना ध्यान से, अभी देखना आपने क्या पढ़ा था, बहुत सारी बुक में देखो क्या है कि आपका जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो क्या होता है MaVa, है ना, इक्वल टू क्या होता है MdVd, यानी मोलरिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी ऑफ बेस और वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक ना। मतलब क्या होता है देखना, मोल एसिड और मोल बेस। न्यूट्रलाइजेशन अगर कंप्लीट है तो ऐसे देखो, आप अभी हमने भी पढ़ाया था तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, सिंस फॉर न्यूट्रलाइजेशन, तो यहाँ गलतियां होती है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिंस फॉर न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या था, याद करो कंडीशन, मोल एसिड और मोल बेस आपस में सेम थे, ठीक है ना। और फिर देखो जब मोल एसिड मोल बेस सेम था तो मोल एसिड अगर लिखूंगा तो मोलरिटी एसिड और वॉल्यूम एसिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो मोलरिटी किसका, बेस का, और वॉल्यूम किसका हो जाएगा, बेस का।
अब अगर इस फार्मूले को आपने लगाया, ठीक है ना, इस फार्मूले को अगर आप लगाएंगे तो आपको ये आंसर मिलने वाला है रॉन्ग। आंसर क्या मिलने वाला है? रॉन्ग आंसर मिलने वाला है। रॉन्ग आंसर क्यों मिलेगा तो मैं तुम्हें जरा रीजन बता दूं। तो आप देखना रॉन्ग आंसर इसलिए मिलेगा कि जो H2SO4 है, ठीक है ना, इसमें अगर देखिए ध्यान से तो रिप्लेसेबल या चैन कितने हैं 2H प्लस, और क्या हो गया देखो SO4 पे 2 माइनस, और जो तुम्हारे पास बेस है NaOH, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा Na प्लस और प्लस क्या होगा OH माइनस। अब खूब अच्छे से ध्यान से देखिए आप, तो इसके लिए जो ये देखना ध्यान से, जितने रिप्लेसेबल H आयन होते हैं या जितने रिप्लेसेबल OH आयन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, N फैक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? N फैक्टर। तो इसके लिए जो N फैक्टर है, N फैक्टर या और इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना, वो कितना है देखो 2, और जो NaOH है इसके लिए मैं बोलूंगा, इसके लिए जो N फैक्टर है और जो इसका वैलेंसी फैक्टर है वो है 1। तो जब भी एसिड और बेस में N फैक्टर सेम ना हो, ठीक है ना, तो कभी भी ये डायरेक्ट फार्मूला मत लगाना, अदरवाइज आपको आंसर गलत आएगा। तो फिर मैंने तुम्हें देखो बोला था कभी भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोले तो हमें क्या लगाना है, देखो आपको मैंने बताया था मोलरिटी ऑफ H आयन, बताया था ना मैंने क्या करना था, या ऐसे बोलो मोल ऑफ H आयन सेम कर देना है किसके लिए? मोल ऑफ OH आयन। ये आपको सही बोलेगा, H आयन और OH आयन को सेम करना है, इनके मोल को सेम करना है। तो अब देखो H आयन का अगर मोल लिखूंगा तो मोलरिटी किसकी हो गई देखो H आयन की कितनी है, ठीक ना, मोलरिटी किसका हो गया देखो H आयन, और वॉल्यूम किसका हो गया देखो एसिड का, इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो मोलरिटी किसकी हो गई OH आयन, और वॉल्यूम किसका हो गया बेस का। ये फार्मूला हमेशा लगाइए और हमेशा आंसर सही पाएंगे। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो H2SO4 है, ठीक है ना, H2SO4 को ब्रेक किया मैंने तो 2H प्लस और क्या हो गया देखो SO4 पे 2 माइनस। अब देखना ध्यान से, इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 2 मोलर, तो इनिशियली ये टूटेगा नहीं, ये रहेगा 0 0। ये जो लिख रहा हूँ उसको लिखना सीखना अच्छे से। फिर हमें लिखना है फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो 2 मोलर दिया था और पूरे 2 मोलर टूट जाएगा, तो यानी H2SO4 कितना बचेगा 0 फाइनल में। तो ये जो यहाँ से बाहर निकलता है इसको हाईलाइट कर लिया करो, बाकी कैलकुलेशन इसी के लिए करनी है, याद करिए सब आपको पढ़ा चुका हूं मैं। तो 1 मोल से कितना मोल मिल रहा है 2 मोल, तो यहाँ से 2 से कितना मिलेगा ये देखो 4 मोलर, तो यानी H आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया 4 मोलर। 1 से कितना मिल रहा है 1, तो 2 से कितना मिलेगा ये 2 मोलर। बात समझ में आ गई? तो मोलरिटी ऑफ H आयन अपने को कितना मिल गया 4 मोलर। सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो NaOH है, यहाँ से OH आयन कितना मिलने वाला आपको, ये देखो Na प्लस और क्या हो गया तुम्हारे पास OH माइनस। इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है तुम्हारे पास 4 मोलर, ये है 0, ये है 0। अब मैं फाइनल कंसंट्रेशन लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, कितना हो गया 0। जो यहाँ से बाहर निकले हाईलाइट कर लो, 1 मोल से 1 मोल, तो 4 मोल से कितना मिल गया 4 मोल, 1 मोल से 1 मोल हुआ तो 4 से कितना मिल गया 4, मतलब 4 मोलर तुम्हारे पास Na है और 4 ही मोलर तुम्हारे पास OH है। हमें इसका काम है मोलरिटी ऑफ OH आयन का, ठीक है ना। अब देखो इस फार्मूले में डायरेक्ट रख दिया जाए, थोड़ा सा मैं इधर इरेज कर देता हूँ और आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये समझ में रखे रहना, ये बड़ा अच्छा चीज मैंने बताया था कि जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ कर देते हैं आप। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, मोलरिटी ऑफ H आयन, तो मोलरिटी ऑफ H आयन कितना है 4 मोलर। एसिड का वॉल्यूम आपसे पूछ रखा है कि कितना लीटर हो जाए, इक्वल टू मोलरिटी ऑफ OH आयन, तो OH आयन की मोलरिटी कितनी है 4 और वॉल्यूम कितना है 4 लीटर। तो अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना लीटर आ गया देखो 4 लीटर ही चाहिए इसके लिए। तो ये है तुम्हारा इसका आंसर। क्लियर हो गया ना ये? तो ये था आपका मोलरिटी। अब हमें थोड़ा सा मोलरिटी पढ़ना है और फिर मोलरिटी के बाद हम लोग देखेंगे जो है नॉर्मेलिटी, फिर देखेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, फिर देखेंगे फॉर्मेलिटी और फिर देखेंगे डीमल, ठीक है ना। तो ये इतने कंसंट्रेशन अभी आपके हैं, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो हम लोग तुमसे पूछे भाई जरा बताइए, ठीक है ना, अब मोलरिटी पे आते हैं। तो आप देखो क्या क्या पढ़ चुके, सबसे पहले परसेंटेज, स्ट्रेंथ और मोलरिटी। तो अब हम फोर्थ जो है 4 नंबर में पढ़ते हैं मोलरिटी। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन है
और वो है तुम्हारा मोलैलिटी। क्या नाम है इसका? मोलैलिटी। और मोलैलिटी मैंने पहले बोला, इसको याद रखिए, स्मॉल एम, और ये है आपकी मामी जी, है ना। कैपिटल एम मोलैलिटी है, अच्छे से याद रखेंगे। ये है आपके मामा जी, है ना, और जो स्मॉल एम है ये क्या है? आपकी मामी जी, ठीक है ना। अभी देखना मामा मामी सबका रिलेशन हमें पढ़ना रहेगा। तो मोलैलिटी, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से मोलैलिटी की डेफिनेशन। तो मोलैलिटी क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिखो, तो डेफिनेशन आप लिखना खुद ब खुद सीखते हैं, जान गए हैं। जैसे मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छे से दिमाग में रखे रहना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना, ध्यान में रखे रहना। अब देखो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इफ यहां अगर लिख दूं मैं मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, अगर मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अगर मैं 1 kg लिख दूं तो देन देखना ध्यान से, देन क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल तुम्हारा किसका, सोल्यूट का, ठीक है ना। तो अब देखो डेफिनेशन आपको मिल गई। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बोलिए, अमाउंट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। डेफिनेशन क्लियर हो गई, कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। जब भी डेफिनेशन बनानी हो डिनोमिनेटर को 1 मान लिया करो, ठीक है ना। तो ये है मोलैलिटी। अब आपको देखो बहुत पहले बताया था सॉल्वेंट डिपेंडेंट केवल एक प्रॉपर्टी है, और वो भी कौन सी है, मोलैलिटी। तो ये भी यहाँ स्टार बना के अपना दिमाग में रखे रहना। मोलैलिटी जो है सॉल्वेंट डिपेंडेंट है प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट डिपेंडेंट। मोलैलिटी क्या होती है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट, ठीक ना। और ये अच्छे से याद रखो, ये ओनली 1 कंसंट्रेशन है जो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, अदरवाइज कोई भी सॉल्वेंट डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसके प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम टाइप 1, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम टाइप 1 में देखना ध्यान से, इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला और लेते हैं फिर टाइप देखते हैं। अब देखो इस फार्मूले को मैं और करके अगर लिखना चाहूं तो मोलैलिटी का फार्मूला देखो और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मोल है तुम्हारा सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय, देखना ध्यान से, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं ग्राम ले लूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में ले लूं मैं, देखो ग्राम में। ग्राम में मास ऑफ सॉल्वेंट ले लूं तो आपको अच्छे से पता है क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है आपका मोलैलिटी, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आप ग्राम में ले लेंगे तब, ठीक है ना। तो ये फार्मूले हो गए और ये डेफिनेशन हो गई। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। डेफिनेशन तो लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये डिनोमिनेटर को 1 कर दो और आप बाकी डेफिनेशन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम टाइप 1, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम टाइप 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंसी मतलब जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ये आपको अच्छे से सीखना है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो मोल जो आपकी मोलैलिटी है वो कैसे पता करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, पहले इसका डिस्कशन करते हैं। तो देखो मोल फिक्स ही है, आपको अच्छे से पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें देखो कोई वॉल्यूम टर्म तो आ नहीं रहा है, तो तुमको मैंने बहुत पहले बताया था वो सारे कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा वो सारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई। तो याद रखे रहना, सिंस मोलैलिटी है ना, सिंस मोलैलिटी नॉट इन्वॉल्व, ऐसे लिख देता हूं मैं, सिंस मोलैलिटी बोलो नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म, सिंस मोलैलिटी नॉट इन्वॉल्व, अच्छे से याद रखे रहना, वॉल्यूम टर्म, अच्छे से दिमाग में बैठे रहो, सिंस मोलैलिटी नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म, ठीक है ना। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, हेंस मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना, याद रख रहना, मोलैलिटी इज टेम्परेचर, अच्छे से दिमाग में बैठाओ, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म है ही नहीं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर आपसे एक्सप्लेन वाई, है ना, एक्सप्लेन वाई, ये क्वेश्चन आपको 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th में तो ऐसे नहीं आता लेकिन 12th में अक्सर आया करता है और 11th में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन वाई
मोलरिटी है ना, याद रखे रहना, मोलरिटी प्रिफर्स ओवर मोलरिटी। तो मोलरिटी जो है, मोलरिटी से अच्छा मानते हैं, क्यों प्रिफर करते हैं? कोई भी अगर मुझे दवा अगर मान लो बनानी है तो हम वो दवाएं मोलरिटी कंसंट्रेशन ज्यादा बनाना पसंद करते हैं, मोलरिटी कंसंट्रेशन कम बनाना पसंद करते हैं। तो इसका रीजन अगर देखो ध्यान से, तो क्यों हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, तो इसका आंसर में तो सिर्फ वही लाइन लिखनी है। बी कॉज में क्या लिखेंगे, देखो जो मोलरिटी है ये क्या है, देखो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जो मोलरिटी है ये क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और जो मोलरिटी है, जो तुम्हारे पास मोलरिटी है ये क्या है, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलरिटी आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो जैसे देखो क्यों मोलरिटी प्रेफर करते हैं, तो जैसे मान लो कोई मुझे दवा बनानी है, ठीक है ना, तो दवा जब भी बनाएंगे तो वो मेडिसिन हम लोग मोलरिटी कंसंट्रेशन बनाना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू मोलरिटी। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो मोलरिटी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कैसी भी दवा बनाइए कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुमने मोलरिटी कंसंट्रेशन की दवाएं बना दी तो वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब उसमें मतलब वॉल्यूम टर्म है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। तो यानी हमें वो दवा को रखने के लिए टेम्परेचर का कोई कंडीशन देना पड़ेगा। आप देखिए जैसे बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप जरा इसको गर्म पानी से खाना, इसको ठंडे पानी से खाना। क्यों बोलता है वो, इसीलिए ना बोलता है कि वो टेम्परेचर वेरी करा के उस दवा की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, या उसको ज्यादा इफेक्टिव करना है कम इफेक्टिव करना है। बाकी डॉक्टर साहब आप बनेंगे तो जान जाएंगे। तो ये सब चीजें यानी मोलरिटी जो है हम लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते। या ऐसे भी आप देखिए, आप कभी जो है मेडिकल स्टोर जाइए, कोई अच्छा महंगा इंजेक्शन हो तो देखो उसको फ्रिज में रखे रहते हैं, फ्रिज से निकाल के देते हैं आपको, है ना, बोलते हैं भैया इसको धूप में मत रखना। या बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देखो कोई भी आप जो है क्रीम अगर देखिए आप, कोल्ड क्रीम है, ठीक है ना, सन क्रीम है, सन लोशन, दुनिया भर की चीजें, तो आप बोलते हैं ना ये क्रीम लगा के धूप में मत जाओ, है ना, रात में लगा के सो जाना है। तो क्यों बोलते हैं, पता चला कि आप जो है वो अगर बनाए कि भाई ये क्रीम लगा के धूप में नहीं जाना है, और पता चला क्रीम गोरा करने वाली है और आप लगा के धूप में चले गए तो पता चले गोरे के प्लेस पे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो लगाने का क्या फायदा, है ना। सब देखो सब क्रीम में लिखा रहता है, गोरे वाले क्रीम में कि भाई इसको लगा के धूप में बच जाइए, या सनस्क्रीन में लिखा रहता है कि लगा के धूप में ही घूमिए, इसको लगा के सोइए नहीं, ठीक है ना, सनलाइट पड़ना ही चाहिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, पता चलेगा जो गोरा वाली क्रीम है वो काला करेगी और जो काले करने की क्रीम है वो गोरा करना शुरू कर देगी। समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोलरिटी को प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू मोलरिटी। और मोलरिटी कंसंट्रेशन में जो भी मतलब चीजें बनती है वो सस्ती भी होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए जो मतलब झोला छाप डॉक्टर है वो आपको जब भी दवा लेने जाइए तो आपको कोई अच्छा कैप्सूल भी नहीं लिखता, वो मतलब लिखता क्या, वो तो देता है, वो अच्छे कैप्सूल भी नहीं देता, करता क्या, लाल गोली, पीली गोली, हरी गोली मिला के लो, एक पुड़िया खा लो सुबह शाम, बात समझ में, 4 पुड़िया बना देगा, सुबह शाम खा लेगा। अब उसको ये पता है कि मोलरिटी कंसंट्रेशन ही कैसे रखेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, है ना, तो आपको बोलेगा कि भाई ये अच्छा सा कैप्सूल देगा, 8 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, जितना भी हो पता नहीं, तो वो क्या है बोलेगा भाई ये अच्छा कैप्सूल है। आप जाएंगे दवा पे लेने के लिए दुकान पे भी तो आप देखेंगे अगर बहुत अच्छा महंगा इंजेक्शन है तो बोलेगा भाई इसको फ्रिज निकाल देगा, फ्रिज से बोलेगा इसको फ्रिज में रखिएगा सर, इसको बाहर मत रखिएगा। इसीलिए आप मोलरिटी को हमेशा मोलरिटी से अच्छा मानते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है और सस्ता भी है, ठीक है ना। अगला देखो मोलरिटी का प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ चुके थे। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी मामा जी, मोलरिटी मामी जी और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन तीनों में जरा रिलेशन अपने को फिर से याद रख लेना है। बहुत सारे लोगों को याद होगा तो साथ साथ बोलेंगे, बोलो क्या था, स्मॉल m इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ, बोलो 1000 टाइम्स ऑफ कैपिटल M, 1000 टाइम ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाय क्या था, बोलो 1000 टाइम्स ऑफ दी माइनस, बोलो मोलरिटी इनटू, बोलो क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से फार्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अभी इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा इसको इक्वेट करके और भी चीजें आपको बताता हूँ। तो देखना मोलरिटी कैसे याद कराया था आपको, मोलरिटी क्या है, मामी जी, तो मामी जी इक्वल टू क्या होता है, मामी जी से 1000 मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा लाइक करते हैं आपको मामा जी,
और जो मामा जी हैं, मामी जी के 1000 डांट खाएंगे, लेकिन मामा जी जब भी आएंगे तो मामी और मिठाई साथ लेके आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ट्रिक बना के याद रख लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा ये। अब देखना ध्यान से, कभी कभी आपसे क्वेश्चन बोलता है कि आप जरा है ना मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट बताइए, ये ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का ऑप्शन मान लो मोलरिटी के टर्म में है, उसको कैसे इक्वेट करेंगे ये चीज हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखना ध्यान से कैसे इक्वेट करता हूँ मैं, आसान है, बस कुछ करना नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल चेंज करते चले जाइए। तो अब देखो ध्यान से, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को स्मॉल m इक्वल टू देखो क्या लिख सकता हूँ 10 टू पावर 3 इंटू कैपिटल M, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया 10 टू पावर 3d, और माइनस क्या हो गया देखो मोलरिटी, और हमें क्या मिल गया देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिसको जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दिया जाए तो देखो स्मॉल m इंटू, ठीक ना, ये देखना ध्यान से क्या क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3d और माइनस मोलरिटी इंटू है ना मॉलिक्यूलर मास किसका देखो सोल्यूट का, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, ठीक है ना, इक्वल टू देखो क्या हो गया 10 टू पावर 3 कैपिटल M, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, खूब अच्छे से देखते रहना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल m है ना इंटू क्या हो गया देखो 10 टू पावर 3d इसके साथ में, और माइनस अगर देखो ध्यान से तो मोलरिटी इंटू कैपिटल M इंटू देखो मॉलिक्यूलर मास किसका देखो सोल्यूट का, ठीक ना, और इक्वल टू देखो क्या मिल गया, इक्वल टू मिल गया देखो 10 टू पावर 3 इंटू कैपिटल M, ठीक है ना। अब हमें देखो ये वाली जो है मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट चाहिए, तो हम लोग इसको थोड़ा और इक्वेट करते हैं। तो अब देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा स्मॉल m माइनस के साथ में इंटू कैपिटल M, और ये देखो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास किसका देखो सोल्यूट का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 इंटू कैपिटल M, ये वैल्यू इधर चली जाएगी माइनस स्मॉल m है ना, ऐसे लिख दिया जाए 10 टू पावर 3 है ना, और d इंटू स्मॉल m मोलरिटी, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा। अब थोड़ा और इक्वेट करो इसको भाई, तो हमें यहाँ से अब देखना ध्यान से, ये माइनस है, इसको पहले प्लस में किया जाए, तो प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मोलरिटी और ये देखो क्या है मॉलिक्यूलर मास, और वो भी किसका देखो सोल्यूट का, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में वो प्लस में, 10 टू पावर 3 d इंटू m माइनस क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 इंटू कैपिटल M, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास सोल्यूट को यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो मोलर मास सोल्यूट यहाँ से सॉल्व कर लो, तो देखो क्या हो गया 10d है ना 10 टू पावर 3d इंटू m, और माइनस देखो 10 टू पावर 3 कैपिटल M, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ठीक है ना। अब क्या करो स्मॉल m इंटू कैपिटल M से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो अब देखो यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें मॉलिक्यूलर मास जो सोल्यूट का है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखे रहना। तो जब इसको अलग अलग डिवाइड करोगे तो m से m कट जाएगा, तो देखो क्या हो गया 10 टू पावर 3 d बाई कैपिटल M, तो इस एक्सप्रेशन बचेगा, ठीक है ना, और माइनस देखो ध्यान से इधर से क्या बचेगा m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो 10 टू पावर 3 और क्या बचेगा डिवाइडेड बाई 1 बाई m, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल M तो कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया है जो आपको दिमाग में बहुत अच्छे से रखे रहना कि कैसे ये फार्मूला आया है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसको आप जो है बना लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन आया था तो ऐसे आया था, इसको थोड़ा इक्वेट करके देखो, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बहुत सारी जगह इधर लिख दे रहा हूँ। देखो 10 टू पावर 3 से अगर कॉमन ले लो, इसी को देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास जो भी तुम्हारे पास सोल्यूट है इसको पूरे को 10 टू पावर 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, और इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा d यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई m, और माइनस क्या हो गया देखो 1 बाई m, ठीक है ना। तो ये है आपका मोलरिटी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, और मोलरिटी और डेंसिटी रिलेशन से एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन, अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा ये आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस पे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन कैसे आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, उसी से आपको इसके कॉन्सेप्ट से और अच्छे से कंफर्टेबल होंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग टफ लेवल की प्रॉब्लम इसका बनाएंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना सबको? चलिए एक बार वीडियो और रिवाइड करके देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन में देखो खूब अच्छे से दिमाग में कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अरेंज करें। जैसे फाइंड द, एक एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर आप लोग उसके आंसर बताइए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कुछ इसमें होमवर्क रहेंगे
और जो है आपको कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड मोलैलिटी, ठीक है ना, और आपको बताना है ऑफ ए 530 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग, अच्छे से याद रखेंगे, हैविंग 30 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है ना। अच्छे से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए। तो देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो रोक के आप भी एक बार ट्राई करिए, हो जाए तो अच्छी बात है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 530 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग 30 ग्राम ग्लूकोज। बहुत अच्छे, देखो सब कुछ दे रखा है आपको। तो सबसे पहले देखना ध्यान से, हमें मोलैलिटी बतानी है तो पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किसमें लेना अपने को, किलोग्राम में, ठीक है ना। और अगर मान लो सॉल्वेंट का मास एक्चुअली में ग्राम दे रखा है, तो मैं ग्राम वाला फॉर्मूला लिख दूंगा, इसको ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन में देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन तुमको दे रखा है, और कितना दे रखा है, देखो 530 ग्राम आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, और मास ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा है। भाई ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तुम्हारे पास में, है ना। ग्राम ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन ऐसे दे देता है, एक्वस ही है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन या किसी भी डिसॉल्व हो, सॉल्यूशन का मास इतना है, ठीक है ना। चाहे एक्वस दे चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना मास ऑफ सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, एक है तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूट, और प्लस क्या है, बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 530 ग्राम। क्वेश्चन दे रखा है ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी ग्लूकोज सॉल्यूट है और सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, तो सॉल्यूट का मास तुम्हें कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, 30। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मास ऑफ जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, देखो 500 ग्राम। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सीधा मोलैलिटी का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी का फार्मूला देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला कैसे आ जाएगा, गिवन वेट और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6, जोड़ लीजिएगा तो शायद इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 आ जाएगा, है ना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता ही है। तो और इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना है, 500 ग्राम में है, तो ग्राम में है इसलिए क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना हो गया, देखो 30 इंटू 1000 और पूरे का डिवीजन देखो 180 इंटू कितना हो गया 500, है ना। इसको करके आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ये 1/3 मोलर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका मोलैलिटी पे एक न्यूमेरिकल और 2 न्यूमेरिकल होमवर्क हैं। तो प्लीज यहाँ तक के वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।